valuation. Before initiating my lecture, I just want to make you revise certain things which I had covered in my previous lecture. I had covered discounted cash flow valuation, in which I have discussed there are two types. The first is dividend discounted model and the other is the growth model, which depends upon the free cash flows to the firm and free cash flows to the equity. So I had covered bit a part of dividend discount model and I have to cover the rest of the approaches of valuation today. So first of all, let us come to the examples of DCF valuation. So examples of DCF valuation: first, to value an entire business, to value shares in bonds, to value a project within a company. So at last I just want to conclude, to value anything that produces a cash flow. कोई भी चीज जिसको आप वैल्यू कर रहे हो और वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, वो हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, which is one of the most important techniques of valuation and modeling. So now in last session I had covered DCF, but I want to conclude this. Now there are two things you have to focus upon: how much expectation to earn a return and how much you are willing to pay for something. I have just told you that DCF valuation में आप जो expected cash flows हैं उनकी present value को compute करते हो and then you compare it with the initial value to see whether your investment is worth it or not. तो इसके अंदर suppose आप first case ले रही हूँ कि आपकी pay जो है, जो initial outflow हम कहते हैं जिसको, वो लेस है DCF वैल्यू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस DCF वैल्यू? जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थे उनकी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की है, दैट इज नोन एज DCF वैल्यू. तो अगर वो ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि आप कम आउटफ्लो करके आप रिटर्न क्या कर रहे हो, ज़्यादा जनरेट कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स द रेट ऑफ रिटर्न वुड बी ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट. और डिस्काउंट रेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. Second case, vice versa. Now your pay is greater than DCF value. जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कम आपको DCF वैल्यू जनरेट हो रही है. एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आप सोच रहे थे कि इतना जनरेट होगा हर साल, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो कम जनरेट हो रहा है. तो इन दिस द रेट ऑफ रिटर्न नाउ इज लेस देन डिस्काउंट रेट. सो इज दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ इट? नो, इट इज नॉट वर्थवाइल फॉर द कंपनी. ओके. Now coming to dividend discount model. In the last session I had just given an introductory part to you, so I'm making you revise. There are three types in this. First is zero growth model. Zero growth model means जितना आपका annual dividend है उतना ही रहेगा. So intrinsic value अब आप compute करोगे. Discounted cash flow valuation में भी आप क्या कर रहे थे, जो आप वैल्यू जनरेट कर रहे थे वो आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के कर रहे थे. ओके. बट डिविडेंड डिस्काउंट फ्लो मेथड में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करते हो. ओके. तो जब आप डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करते हो तो आप इसमें क्या निकालते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फेयर वैल्यू जो शो करता है कि आपका शेयर आज के टाइम पे कितना वर्थ रखता है. ओके. इन द मार्केट. सो एनुअल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये यूजुअली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इक्विटी का, क्योंकि नॉर्मली जो डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करते हो वो आप इक्विटी जो आप इशू करते हैं इक्विटी होल्डर्स उनसे एक्सपेक्ट करते हो. ओके. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज KE. ओके. दिस इज रिटन एज हियर. देन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. इन दिस इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी कैलकुलेटेड एज D0 1 plus G divided by KE minus G. So what is D0? I have told you D0 is your current dividend, G is your growth rate, KE is your required rate of equity and G is growth rate. I have told you. तो आपका फॉर्मूला क्या बना, D0 1 plus G क्या होता है, D1. What is D1? This D1 is expected dividend. क्योंकि मैंने आपको बोला अब आप हर साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना डिविडेंड आप जनरेट करोगे. सो आप क्या लोगे, D1 divided by KE minus G. So can I say this D1 is equal to D0 1 plus G. जो आपका करंट डिविडेंड है उसमें अगर आप ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर का कितना ग्रोथ हो रहा है वो ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, D1. Is this clear? Then variable growth dividend discount model. This is very important. इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हो, DN. नंबर ऑफ इयर्स आपका डिविडेंड ग्रो हो रहा है सपोज कांस्टेंट रेट पे, फिर एक साल ऐसा आया कि वो रेट चेंज हो गया. ओके. तो सपोज अगर वो रेट कम हो गया तो नाउ यू थिंक ऑफ टर्मिनेटिंग योर प्रोजेक्ट. तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, टर्मिनल वैल्यू. मैंने आपको बताया था ये. तो ये जो होता है ये होता है DN 1 plus G divided by KE minus G. ओके. दिस DN 1 plus G कहते हैं DN plus 1. जैसे यहाँ पर D1 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा DN plus 1.
Is this clear? So I am now taking an example of variable growth model so as to make you understand in an appropriate and a better way. So this is the question that is given to you. Now this is very important from the theoretical point of view as well as from practical point of view when you have to perform the same exercise in Excel. So please try to make it here understand. There are several years given to you: 2016, 17, 18, 19 and 20 and 21. So डिविडेंड आपको 2016 में गिवन होगा, दैट इज 12. अब ग्रोथ जो होगी वो 2017 में होगी, वो कितना होगा 20%. तो आप क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला, जितना आपका करंट डिविडेंड होता है 12, उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस जी. तो मैं क्या करूंगी 12 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 दैट इज 1.2. तो जब मैंने ये किया मेरे पास क्या आ जाएगा 14.4. इसमें क्या करूंगी 14.4 multiplied by 1 plus 0.2. So I am applying which formula? D0 multiply bracket में 1 plus G. आपके पास यहाँ तक तो आ गया, बट यहाँ पर ग्रोथ रेट अब क्या हो गया 8%. तो मैंने कैसे कंप्यूट किया है, दिस 24.9 मल्टीप्लाई किससे करूँगी मैं, ब्रैकेट में 1 plus 0.08 which is 1.08. तो आपके पास आ जाएगा 26.9. ओके, ये तो आपकी क्या आ गई है डिविडेंड की वैल्यूज. अब क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपका जो ग्रोथ रेट था वो 20% चल रहा था डिविडेंड का, बट सडनली वो डिक्लाइन हो गया. तो टर्मिनल वैल्यू किस ईयर में निकलेगी आपकी, दैट इज बिफोर 2021, दैट इज इन 2020. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आपका वही रहता है सेम, जो ईयर होगा, सपोज दिस इज योर डी 2020 था, प्लस होता है 1 प्लस जी जो हमने कंप्यूट ऑलरेडी किया हुआ है 26.9 डिवाइडेड बाय ये 7% कैसे आया है, दिस आई फॉरगॉट टू मेंशन. आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी दी होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी होती है KE which is given to you 15%. this I have not mentioned, please try to understand. 15%, तो नीचे फॉर्मूला होता है KE माइनस G. तो 15% माइनस ग्रोथ क्या है आपका 8%, तो ये आ गया 7%. So terminal value in year 2020 would be 384.17. Is this clear to everyone? Now I will take into consideration present value factor, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिविडेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स हैं, उनकी आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. वो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 15%. 15% पे अब थियोरेटिकल में तो आपको टेबल्स मिलेंगे, आप 15% पे पीवीएफ फैक्टर्स की वैल्यू देखोगे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. बट व्हेन यू हैव टू डू इट इन एक्सेल, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है पीवीएफ का 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n, यही होता है. तो आप क्या करोगे 1/1 प्लस आर, मेरा आर क्या था 15%, तो जो भी सेल एड्रेस होगा लाइक फॉर एग्जांपल इट्स B1, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं. रेज टू पावर के लिए आप पावर वाला साइन लाएंगे, n क्या होगा आपका ये वाला सेल एड्रेस, तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है ना, यू हैव टू ड्रैग इट. ओके, इसका मैं एग्जांपल एक्सेल में भी आपको कोई और क्वेश्चन लेके कराऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स कैसे आया, नाउ 14.4 मल्टीप्लाई बाय 0.870, 17.3 into 7.756 दैट इज इक्वल टू 13.1. सो ये सारा कंप्यूट कर लो. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स सिर्फ हमने कहाँ तक निकाली 2020 तक, क्योंकि उसके बाद तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म ही हो रहा है. टर्मिनल वैल्यू मैंने 2020 तक की निकाली थी ना. ओके, सो नाउ अब मुझे क्या निकालनी है, टर्मिनल वैल्यू जो थी ये भी तो एक्सपेक्टेड थी ना, मुझे इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप कौन सा पीवीएफ फैक्टर लोगे, लास्ट ईयर का. तो हमने क्या किया 384.17 इंटू पीवीएफ विच इज 0.572, तो ये आ गया आपका 219.745. अब अगर मुझे इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू निकालनी है तो आप किसको किसको प्लस करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स प्लस योर टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द फर्म in dividend discount model. Now taking another example of dividend discount model which I have made you for you in Excel. Okay, so the KE is given to you 20%, growth rate is given to you 10%. Years आपको दे रखे हैं, this is the year 0, okay, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको पता लगता है कि आपका डिविडेंड जो है वो है आपका 1.75. okay, so
क्वेश्चन में ना ऑलरेडी आपको डिविडेंड्स दे रखे हैं, तो मतलब ये आपको ग्रोथ रेट अप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी अप्लाइड है, सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। ओके, तो पीवीएफ आपका केई क्या है 20%। अब देखो पीवीएफ कैसे निकाला, जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है 1 मिनट इक्वल टू 1/1 प्लस आर रेस टू पावर एन। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर मेरा दे रखा है D2। ओके, तो हम D2 को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये सारे ईयर्स के लिए इक्वल है। ओके, ब्रैकेट में रेस टू पावर के लिए आप ये साइन यूज करते हैं, एंड रेस टू पावर एन, एन अब मेरा क्या दे रखा है, दैट इज E4। ओके, E4 मीन्स 1 ईयर। तो ये आप करेंगे, एंड व्हेन यू विल प्रेस एंटर हियर, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.833, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो सिंपली यू हैव टू ड्रैग इट। ओके, तो ये ड्रैग करने से इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसको फ्रीज किया था, फ्रीज नहीं करते तो वो गलत अमाउंट ले लेगा। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली अब क्या करना है, 2 into 0.833, so E5 into E6. Okay, so due to resolution problem the numbering is not visible to you, so I am making you understand through the formulas। डिविडेंड को जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स आएंगे, एंड सिंपली हियर यू आल्सो हैव टू ड्रैग इट। ये मैंने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का सम ले लिया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स प्लस टर्मिनल वैल्यू। ओके, सो ये 5.78 आ गया, और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाली आपने, ये देखो टर्मिनल वैल्यू, अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको थ्योरेटिकल में बताया था मैंने, G5, दिस इज योर दिस थिंग, इसमें आपने क्या ऐड किया है, ग्रोथ रेट 10%। ओके, तो आपके पास आया, ये आपने किया G5 into 1 plus $G $2, जो आपका होता है डिविडेंड करंट इंटू 1 plus G डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होता है KE माइनस G, तो KE क्या है आपका, दिस इज योर KE। ओके, एंड G इज दिस 10%, सो $D $2 एंड माइनस हमने इसको $G $2 कर दिया, क्योंकि ये भी इसको क्यों फ्रीज किया, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल ग्रोथ रेट है जो सब पे अप्लाई होगा। तो मेरी क्या वैल्यू आ गई 38.5। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये आ गया, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगी बताओ, अगर मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये जो टर्मिनल वैल्यू है इसको आप पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब G6 into G8, दिस इंटू दिस, तो ये आ गया 22.28। तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो गया, इन दोनों का सम, दिस प्लस टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, which is coming out to be 28.06। So in discounted cash flow analysis, our dividend discount model is done, जिसमें हमने क्या किया था, डिविडेंड्स का रोल प्ले किया था एज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच। तो ये मॉडल अब एक्सटेंड होता है टू वैल्यू अ कंपनी एंड इट्स इक्विटी सिक्योरिटीज बाय वैल्यूइंग फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। तो अब मेरा सेकंड टाइप आ गया डीसीएफ मॉडल का, जिसमें हम यूज करते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। तो अब ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डिविडेंड्स जो होते हैं वो बेसिकली कैश फ्लोज होते हैं जो आप पे करते हो किसको, स्टॉक होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो ना, इक्विटी स्टॉक होल्डर्स को जो आपकी कंपनी में इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, ओके, या प्रेफरेंस। तो फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं, दे आर द कैश फ्लोज विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, मतलब आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल expenses, operating expenses, you're doing your capital investment and after paying to dividends, जो आपके पास बचता है वो होता है free cash flows। Is this clear? The difference is clear between dividends and free cash flows. I'm repeating, free cash flows क्या होते हैं, जो आपने जो operating expenses कर दिए, capital expenditure कर दिया, borrowings भी आपने इशू की थी और repayment जो भी आपका net borrowings है वो भी कर दिया, जो पैसा बचा है तो now it should be given for distribution to shareholders, these are known as free cash flows। तो बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो as comparison to dividends free cash flows को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसा क्यों? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब। फर्स्ट इज द कंपनी डजंट पे डिविडेंड्स, अगर कंपनी डिविडेंड बिल्कुल ही पे नहीं कर रही है तो क्या करेगी वो, ऑफ कोर्स फ्री कैश फ्लोज यूज करेगी। सेकंड, the company pays dividends but the dividends paid differ significantly from the company's capacity to pay dividends,
मतलब कंपनी डिविडेंड पे करती तो है बट उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, बट वो शो कर रहे हैं कि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब दे आर presuming to be a very sound company, although their financial position is not so good so that they can pay dividends, but उनकी capacity पे शक होता है. And free cash flows align with profitability within a reasonable forecast period within which the analyst is comfortable. फ्री कैश फ्लोज को आप अलाइन करते हो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ. नॉर्मली अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी कंपनी में तो नॉर्मली आप डिविडेंड्स पे करते ही हो, तो आप एक फोकस बना के रखते हो और जिस हिसाब से एनालिस्ट कंफर्टेबल होता है वो हो जाता है. तो नॉर्मली आप फ्री कैश फ्लोज को अलाइन कर रहे हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो एनालिस्ट मेनली कंफर्टेबल फ्री कैश फ्लोज के साथ होते हैं. एंड द लास्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इन्वेस्टर टेक्स अ कंट्रोल पर्सपेक्टिव. अगर आपकी कंपनी ने, इन्वेस्टर ने सोचा कि मैं कंट्रोल करता हूँ और मैं कंपनी की कैपेसिटी जज करूंगा, मैं अप्रॉक्सीमेशन रखूंगा क्योंकि वो कितना डिविडेंड पे करेगी, तो वो डिसाइड कर लिया और वो ये भी बताएगा कि कब वो फ्री कैश फ्लोज यूज करेगा. तो कभी कभी वो फ्री कैश फ्लोज यूज कर सकता है टू सर्विस अ डेट इन एन एक्विजिशन. नॉर्मली आप वैल्यूएशन आप तब करते हो जब आप कंपनी एक्वायर कर रहे हो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में और आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपने अपने डेट्स खत्म करने हैं, देन यू यूज फ्री कैश फ्लोज, ओके, टू सर्विस द डेट इन एन एक्विजिशन. सो देन दिस इज अ कंट्रोल पर्सपेक्टिव. तो अगर ये सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी तो ही एनालिस्ट यूज क्या करते हैं, फ्री कैश फ्लोज. Now coming to understanding the difference between FCFF and FCFE. Okay, so first is FCFF. FCFF क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पैसा जो बॉन्ड होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स दोनों को मिलेगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट हैव टेकन प्लेस. इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द कैश फ्लोज अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स जो डेट एंड इक्विटी करते हैं. तो ये क्या करती है, ये अप्रोच में हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, डेट भी एंड इक्विटी. तो आप वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे और वो कैसे निकालोगे, जो फ्यूचर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म जो जनरेट हो रहे हैं उनकी क्या निकालूंगी, प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज वी आर डूइंग DCF मॉडल. और उसको आप डिस्काउंट किस रेट पे करोगे, डिस्काउंट रेट. एंड ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, क्या बताया था मैंने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इज दिस क्लियर. और FCFE क्या होता है, दिस इज द कैश विच इज अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स ओनली. Only to equity stockholders this would be available after all expenses, investment and interest payments to debt holders on an after tax basis. तो इसके अंदर मैं एक्सपेंसेस की बात भी कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रही हूँ और डेट होल्डर्स को भी आफ्टर टैक्स बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही हूँ. तो जो पैसा बच जाएगा वो क्या होता है, FCFE. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो. अगर आपकी कंपनी के पास नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, इसका मतलब क्या है कि वो इतना कैश जनरेट नहीं कर पा रही जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे. मतलब नॉर्मली फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है, तभी तो आपके पास मतलब हुआ ना फ्री कैश फ्लो. ओके, और फ्री कैश फ्लो ट्रैक रखती है इसी कैश का कंपनी हैज लेफ्ट, कितना उसने पैसा बचा के रखा हुआ है आफ्टर मीटिंग ऑल इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स वो ज़्यादा अच्छा कैश जनरेट कर रही है और आपका बिजनेस अच्छा सक्सेसफुली चल रहा है. और नेगेटिव मीन्स इट्स इनएबिलिटी इज जनरेटिंग टू सपोर्ट द बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट इनफ जनरेटिंग इनफ कैश. इज दिस क्लियर. Then free cash flows to equity is the amount of cash which the business has generated. This I have covered with you, and this is a residual value of assets minus liabilities. तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जो भी आपके एसेट्स बच गए हैं माइनस लाइबिलिटीज, ये आपका सिग्निफाई करता है FCF. बाय रीअरेंजिंग द ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या हो जाएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ओके, देन व्हाई नेट बोरोइंग इज एडेड टू FCFE. Why net borrowing is added to FCFE? तो I am taking a case कि आपकी कंपनी ने बोरो किए हुए हैं 100K. ओके, तो अल्टीमेटली जब आप बोरो कर रहे हो तो आपकी बोरोइंग्स तो बढ़ेंगी बट अल्टीमेटली आपका कैश बैलेंस बढ़ रहा है. तो आप ये जो नेट बैलेंस नेट बोरोइंग का अमाउंट ऐड कर रहे हो टू अराइव एट FCFE, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, आप आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे. FCFE का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आप ऑपरेशंस कर चुके हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितनी आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और नेट बोरोइंग को आप ऐड करते हो. तो आप ऐसे पूछो कि मैम FCFE में पैसा तो वो होता है ना जो आप इक्विटी स्टॉक होल्डर्स को देते हो, तो डेट बोरोइंग से हम ऐड क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप डेट बोरोइंग लेते हो तब कैश बैलेंस बढ़ रहा है. तो वो सेम कैश बैलेंस अब आपके डायरेक्टर्स यूज करेंगे फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट, फॉर
मेकिंग सम बाय आउट और फॉर पेइंग डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहीं से आ रहा है उनके पास. दैट इज व्हाई वी ऐड दिस नेट बोरोइंग टू एफसीएफई. और नेट बोरोइंग का मतलब क्या होता है, जितना आपने डेट लिया है माइनस कितना आपने रीपे कर दिया. अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 100 रुपये आपसे आज बोरो किए बट 50 रुपये मैंने आपको रीपे कर दिए, तो नेट बोरोइंग्स कितनी होंगी, 50 रुपये. 100 माइनस 50. Okay, so now I am now focusing on the formulas of FCFF and FCFE. First is FCFF is equal to net income, NI means net income, plus NCC. Net NCC होता है आपके नॉन कैश चार्जेस. नॉन कैश चार्जेस में आपका आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ओके, प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एफसीएफएफ मैंने आपको बताया था टोटल पैसा जो मिलेगा डेट होल्डर्स को भी और इक्विटी होल्डर्स को भी. ठीक है, तो मैं आपको भी बता दूं, जो आपका ये है ना नेट इनकम प्लस एनसीसी प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ये पूरी टर्म जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली पूरी टर्म ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. जो आप कैश फ्लो वाला चैप्टर करते हो, ठीक है, उसी में करते हो ना, नेट इनकम से स्टार्ट करते हो, फिर आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, इंटरेस्ट, और 1 माइनस टैक्स रेट कर रहे हैं क्योंकि हम सेविंग्स को इसमें हम ट्रीट कर रहे हैं कि आफ्टर टैक्स होता है. ठीक है, माइनस आपने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वो माइनस हो गया ऑफ कोर्स, क्योंकि जो पैसा बच गया आफ्टर डूइंग इन्वेस्टमेंट वो आपका क्या होता है, एफसीएफएफ. और माइनस आपने कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया तो वो भी माइनस हो जाएगा. इज दिस क्लियर? सपोज आप एफसीएफएफ कंप्यूट कर रहे हो थ्रू ईबीआईटी. ओके, तो ईबीआईटी क्या होता है आपका, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट. दिस नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी. ओके, एंड आपने क्या किया, 1 माइनस टैक्स रेट तो करेंगे प्लस बिकॉज बिफोर टैक्स है ये, प्लस डेप्रिसिएशन विच इज नॉन कैश चार्ज माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो पूरा फॉर्मूला आपका सेम है, बस ईबीआईटी आपको ध्यान रखना क्या होती है, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट. वो हमने बस ईबीआईटी दिखा दिया इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. देन एफसीएफएफ अगर आपका आता है एबीडीए, द ईबीआईटी डीए दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से पहले, टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो इनटू क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट. अब डेप्रिसिएशन भी क्योंकि बिफोर था तो हमने क्या किया, इनटू टैक्स रेट, माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इज दिस क्लियर? तो इसके अंदर बस आपका डेप्रिसिएशन का जो आप टैक्स लग रहे थे, क्योंकि आप जो फॉर्मूला करते थे सेल्स माइनस कॉस्ट, फिर माइनस आप डेप्रिसिएशन करते हो पहले, फिर आपके पास आता है ये पीबीटी दैट इज ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आता है आपके पास प्रॉफिट ऑफ टैक्स. तो डेप्रिसिएशन अगर आपका बिफोर है टैक्स तो आपको इनटू टैक्स रेट करना पड़ेगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. तो एफसीएफएफ अब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था जब आप एफसीएफएफ करते हो और आप सीएफओ से स्टार्ट करते हो, दैट इज फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस फॉर्मूला में नहीं आती क्योंकि सीएफओ जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं आपके वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए आप ये नहीं दिखाते हैं. ओके, देन एफसीएफई, अगर आपको एफसीएफएफ से निकालना है तो ये क्या होता है, एफसीएफएफ पूरा, उसमें से इंटरेस्ट और नेट बोरिंग. मेन डिफरेंस जो एफसीएफएफ और एफसीएफई में होता है वो बेसिकली होता ही डेट की वजह से, और डेट भी आप इंटरेस्ट देते हो, तो जब आप ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एफसीएफई. और आप एफसीएफई कैसे कंप्यूट कर सकते हो, नेट इनकम में आप डेप्रिसिएशन नॉन कैश चार्जेस ऐड करोगे माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल, बस क्या ऐड हो जाएगा, नेट बोरोइंग. और ये मैंने आपको अभी बताया था नेट बोरोइंग क्यों ऐड कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास पैसा एक तरह से आ रहा है और वो डायरेक्टर्स यूज करेंगे ऑटोमेटिकली, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग नेट बोरोइंग. एंड दिस नेट बोरोइंग सिग्निफाइज योर इश्यूड डेट माइनस डेट रीपेमेंट. ओके, एंड एफसीएफई का एक और फॉर्मूला होता है सीएफओ माइनस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट बोरोइंग. तो अगर आप सीएफओ ले रहे हो तो उसके अंदर हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होती है, इसलिए हम उसको अलग से माइनस नहीं करते. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच वन इज बिगर, एफसीएफई और एफसीएफएफ. नॉर्मली तो आप कहोगे कि एफसीएफएफ ही बड़ा होगा क्योंकि वो इंक्लूड कर रहा है वो पैसा जो डेट होल्डर्स एंड इक्विटी होल्डर्स दोनों के पास बचेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. मैंने आपको बताया नेट बोरोइंग क्या होती है, न्यूली इशूड डेट माइनस डेट रीपेमेंट. अगर आपकी डेट रीपेमेंट ही ज़्यादा हो गई न्यूली इशूड डेट से, तो आपका एफसीएफई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर नेट बोरोइंग आ रही है, अगर रीपेमेंट आपने ज़्यादा कर दी तो FCFF क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और वाइस वर्सा. So now I am taking an example of free cash flows to the firm. Okay, WACC is given to you 20%. इसमें हम WACC क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट दोनों इंक्लूड की जाती है, इसलिए हम WACC लेते हैं. ग्रोथ रेट 5% है. Now this is already given to you. FCFF is given to you for 3 years. PVF मैंने कैसे निकाला, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n. तो इसके अंदर आप कैसे कंप्यूट करोगे, 1/1 प्लस आर क्या है मेरा 20%, रेज टू पावर n क्या है 1 ईयर, और ड्रैग कर देंगे. और आप कंप्यूट भी करना आ सकता है आपको थियरी पेपर में, तो आपको आना चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस हमने कैसे निकाला, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस. टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगी बताओ आप मुझे. टर्मिनल वैल्यू जो आपकी लास्ट ईयर का फ्री कैश फ्लोज है, sorry, the terminal value is already given to you. This under this you don't have to compute. This is 2800 which is given to you. So now you have to calculate the present value of terminal value. वो आप करोगे 2800 और किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से. कर लिया आपने. और वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने आपको क्या बताया था, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू. सो हियर कम्स द वैल्यू ऑफ द फर्म. So in short, I want to summarize that today I have covered your dividend discount model purely on practical basis and theoretical basis. I have given you the examples of DCF valuation. I have further covered the calculation of intrinsic value. I have also told you about the free cash flows to the firm and free cash flows to equity, under which I have just recently covered the practical of free cash flows to the firm. So the later part I would be covered very soon. Approaches are not yet over. So do follow my lectures. Do like and subscribe. Thank you so much.